पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, हाजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा आईन यानी हिंदुस्तान के कानून को लिखने वाले, बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके साथ साथ बाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी की संग बुनियाद रखने वाले मरहूम जनाब कांशीराम साहब को अपनी खराजे मोहब्बत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानता हूं। आज स्टेज पे बैठे हुए इस गाजियाबाद विधानसभा सीट के एमएलए, फिर से दोबारा होने वाले एमएलए जनाब सुरेश बंसल जी, हमारे इस मेरठ मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर भाई प्रदीप भारती जी, संतराम जाटव जी, गंगा शरण बबलू जी, जिला अध्यक्ष प्रेम भारती जी, स्टेज पे बैठे हुए सभी जिम्मेदार साथियों, सामने बैठे हुए खड़े हुए दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी मां बहनें, बच्चों, दोस्तों, मैं एक पैगाम लेके आया हूं और हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारे का पैगाम दिया है, इंसान और इंसानियत का पैगाम दिया है और आज भी मैं वही पैगाम लेकर के आया हूं। 2 लाइन में मैं उस पैगाम को आप तक भेजना चाहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात माने जिंदगी, कायनात माने दुनिया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैंने सारे जमाने की बात की है, किसी जात पात की बात नहीं की है। हम सारे जमाने को साथ में लेके चलने की तमन्ना रखते हैं, बशर्ते आपका साथ मिल जाए। जहां तक आज की इस चुनावी मीटिंग का सवाल है, आप जानते हैं कि केंद्र में, मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 वर्षों से समाजवादी पार्टी की हुकूमत श्री अखिलेश यादव की अगुवाई में है। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, अपने वादे पूरे किए हैं। इधर अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, अपने वादे पूरे किए हैं। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है देश का कि जिसने 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 एमपी दिए, 73 एमपी दिए। लेकिन आज मैं श्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि 73 एमपी देने वाले इस प्रदेश में क्या 3.25 साल की आपकी सरकार होने जा रही है? इस 3.25 साल की सरकार में क्या आपने 1 रुपए का विकास कराया? अगर कराया तो कहां कराया? आप विकास की बात करते हो, सबका साथ सबका विकास कहते हो, 1 रुपया का विकास नहीं कराया श्री नरेंद्र मोदी ने। हां, अगर हम 3 साल पहले चले जाएं, जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पास में आते थे, कहते थे हम विदेश से काला धन लाएंगे और हर एक के खाते में अपने आप 15 से 20 लाख रुपया पहुंच जाएगा। मेरे साथियों, 100 दिन में काला धन लाने की बात करते थे। 3.25 साल होने को है, फूटी कौड़ी किसी के खाते में नहीं पहुंची। साथ में ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। हम अखबार खोलते थे तो उसमें भी बड़ा बड़ा यही लिखा होता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। हम रेडियो खोलते थे
तो उसमें भी यही लिखा, उसमें भी यही आता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। हम टीवी खोलते थे तो उसमें भी यही आता था, मैगजीन खोलते थे तो इसमें भी यही आता था। यह दुष्प्रचार किस सीमा तक किया गया, वो मैं एक नजीर आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी है। शायद वो आया था एक दिन यहां, आप लोगों से गुजारिश करके गया है। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। मैं 2014 में जब प्रचार में लगा था अपनी पार्टी बीएसपी के जो चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए, तो मेरे दोस्तों रास्ते में प्रचार के लिए जहां मैं जा रहा था वहां रास्ते में मेरे बेटे की ससुराल पड़ती थी। मैंने अपने बेटे की ससुर यानी अपने सिमधी को फोन किया कि मैं आपके दरवाजे से निकल रहा हूं, आपके यहाँ चाय पीने आना चाहता हूं, अगर आप घर में हो। बोले मैं घर में हूं, आप आइए, बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, मैं अपने सिमधी के घर पहुंच गया। जब मैं गया वहां पर तो चाय चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बड़ी बेटी अपनी ससुराल से घर आई है। ये उसका बेटा, एक बच्चा 4 साल का खेल रहा था। बोले ये उसका बेटा है, मेरा नवासा है, मेरी बड़ी बेटी का बेटा है। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर को आ गया। मैंने कहा तेरा क्या नाम है? बोला इब्राहिम है। मैंने कहा कि और ठीक है सब? बोले हाँ जी सब अच्छा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। वारे साहब, क्या कहने दुष्प्रचार को। दुष्प्रचार को देखिए साहब, हमारे घर का 4 साल का बच्चा वो कह रहा है अच्छे दिन आने वाले, अब की बार मोदी सरकार। मैंने कहा तुझे किसने बताया? बोले टीवी में आता है, टीवी में इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 करोड़ रुपया प्रचार में लगाया, अखबार वालों को दिया, टीवी वालों को दिया, रेडियो वालों को दिया, मैगजीन वालों को दिया। एक गलत प्रचार करके माहौल बना दिया और हमारा आपका सबका वोट ठग करके ले गए। सरकार बन गई। कहते थे सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले। मेरे दोस्तों कहते थे महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। कितना काम हुआ, कितने अच्छे दिन आए, आपने भी देखा, हमने भी देखा। पूरे देश को बैंकों की लाइन में लगा दिया, पूरे देश को बैंकों की लाइन में लगा दिया। और 8 तारीख को 1000 और 500 के नोट बंद करके श्री नरेंद्र मोदी जापान चले गए। जापान में भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं। मैंने देखा 9 तारीख को, 9 नवंबर को मैंने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी तकरीर में क्या कह रहे हैं। जापान में कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में 500 और 1000 के नोट बंद करके आया हूं। अब सारी शादियां लड़कियों की हिंदुस्तान में, सारी लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान में टाए टाए फिश। ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है, अंगूठा दिखा करके टाए टाए फिश। अरे मोदी जी, आप खुशी किस बात की मना रहे हो? लड़कियों की शादी रुक गई इसलिए आप खुशी मना रहे हो। और मोदी जी के कहने क्या, वो जब तकरीर करते हैं, भाषण देते हैं तो कभी धमकाने लगते हैं। 50 दिन बाद देखूंगा। अरे 50 नहीं, इधर 75 दिन हो गए, 75 दिन हो गए, क्या देख लिया आपने? कहते हैं 50 दिन बाद देखूंगा जितने बेईमान हैं। अभी पता चल जाएगा कौन बेईमान है। इस 2017 के चुनाव में पता चलेगा कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। आप कहते हो कि मैं 50 दिन के बाद देखूंगा। कभी कभी धमकाते हैं वो अपने भाषण में, और कभी कभी सीना पीटने लगते हैं। भाषण देते देते सीना पीटने लगते हैं, और कभी कभी भाषण में ताली बजाने लगते हैं। वारे प्रधानमंत्री जी, कितने रूप हैं आपके, हैं? ये रूप किस किस को दिखा रहे हो आप? और कभी कभी भाषण देते देते रोने लगते हैं। वारे प्रधानमंत्री, ये रोने वाले प्रधानमंत्री मिले। मैंने तो अपने 57 साल की उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, रोने वाला मंत्री। अब ये इमोशनल ड्रामा देखो। अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार रोए हैं, 7 बार रोए हैं। मुझे तो प्रधानमंत्री जी के लिए यही कहना है कि इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है, इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है। देश जब गुस्से में होता है वो रो देता है, देश जब गुस्से में होता है वो रो देता है। अरे कब तक रोगे प्रधानमंत्री जी? ये कब तक नाटक और ड्रामा चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने अपना परिवार त्याग दिया। भाई ये तुम्हारा मामला, हम क्या करें? तुमने त्याग दिया, हमसे क्यों कह रहे हो त्याग दिया? भाषण में कहते हैं अपने, मैंने अपना परिवार त्याग दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, क्या बीवी का तो सुना है, ये उनका मामला, मैं जानना भी नहीं चाहता, ये उनका मामला है। कहते हैं मैंने छोड़ दिया। बड़े बहादुर हो आप, परिवार बसा के छोड़ देते हो, त्याग देते हो, शाबाशी बताते हो कि मैंने अपना परिवार त्याग दिया। वाह मोदी जी,
कहते हो मैंने अपना परिवार त्याग दिया। अरे त्यागना था तो बसाया क्यों? त्यागना ही था तो बसाया क्यों? अरे इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन कुमारी मायावती जी से आपको सीख लेना चाहिए। बहन जी ने परिवार त्यागा नहीं, परिवार बसाया ही नहीं और ये कह दिया कि मेरा अगर कोई परिवार है तो ये भारतवर्ष के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं अपना परिवार इसी को मान करके सारी जिंदगी बसर करूंगी। उनसे सलाह ले लेते, उनसे सीख ले लेते। लेकिन मोदी जी की महिमा तो अपरंपार है। क्या कहने साहब, मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था। अरे आपसे कौन पूछ रहा भाई आप क्या बेचते थे? अब तो आप मुसीबतें बेच रहे हो, अब तो आप पब्लिक के लिए दिक्कत खड़ी कर दी, आपने दिक्कतें बेच रहे हो। कहते हो मैं चाय बेचता था। अरे आप कुछ बेचो, हमें क्या लेना देना आपसे? क्यों बता रहे हो आप चाय बेचते थे? कहते हैं कि मेरी मां पड़ोस के घरों में जा करके मेरे पास मैंने रिकॉर्ड किया है, जो बोले वो रिकॉर्डेड है मेरे पास। मोदी जी कहते हैं मेरी मां पड़ोस के घर में जा करके झूठे बर्तन साफ करती थी, दूसरे घर में पानी भरती थी, दूसरे घर में मजदूरी करती थी। भाई ये आपका मामला है, हम सभी मां बहनों की इज्जत करते हैं, चाहे मोदी जी की मां हो या किसी की मां बहन बेटी हो, हम सबकी इज्जत करते हैं। मां मां है, बहन बहन है, बेटी बेटी है। लेकिन हम पूछ कौन रहा है कि आपकी मां क्या करती थी? आज ये देश जानना चाहता है मोदी जी, और जो यहां लोग बैठे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप चाय बेचते थे, आपकी मां मजदूरी करती थी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 करोड़ के कपड़े पहन डाले। मोदी जी देश जानना चाहता है कि चाय बेचने वाले के पास, बर्तन साफ करने वाली मां के बेटे के पास सिर्फ कपड़े बनवाने के लिए 80 करोड़ रुपए कहां से आए, ये हिसाब मोदी जी आपको देना होगा। ये काला धन है कि सफेद धन है? ये कौन सा धन है मोदी जी जो आपने 80 करोड़ के कपड़े पहन डाले? प्रधानमंत्री का तो कोई फंड भी नहीं होता कपड़े बनवाने का, और फिर चाय बेचने वाले के पास 80 करोड़ रुपए सिर्फ कपड़े बनवाने के लिए, बाकी खर्च अलग हो गया। सिर्फ कपड़े बनवाने के लिए 80 करोड़ रुपए कहां से आए मोदी जी? ये देश जानना चाहता है, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बताओगे तो देश के लोग, इस प्रदेश के लोग आपको वो करेंगे कि आप याद भी नहीं कर पाओगे। इन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जल्दबाजी में लिया फैसला, बिना तैयारी के फैसला लिया। ये तो इन्होंने आर्थिक इमरजेंसी लगा दी, आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। एक इमरजेंसी 1977 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई, और इमरजेंसी लगाने के बाद नसबंदी जरूरी कर दी। हर किसी को नसबंदी करवाना पड़ेगा, भाइयों को, मेरे बहुत जो बच्चों को, नौजवानों को तो नहीं होगा क्योंकि उस वक्त वो रहे नहीं होंगे। मेरे बुजुर्गों को याद होगा कि नसबंदी लगा दी, नसबंदी जरूरी कर दी, हर कोई नसबंदी करवावे। अब नसबंदी जब लागू कर दी तो फिर 1977 के बाद कांग्रेस की प्रधानमंत्री मोहतरमा इंदिरा गांधी ने सर्वे कराया कि लोगों का क्या ख्याल है भाई नसबंदी के बारे में। अब पता नहीं सर्वे कहां कराया, सर्वे की रिपोर्ट आई कि 90% लोग नसबंदी के फेवर में हैं। बड़ी खुश हुई इंदिरा गांधी जी, बड़ी खुश हुई। इसके बाद चुनाव आ गया 1980 में। चुनाव में वो नतीजा आया कि आज तक कांग्रेस उबर नहीं पाई, कांग्रेस कब्र में पैर लटका के बैठ गई, कोई पूछने वाला नहीं। मोदी जी आपने भी सर्वे करा लिया नोटबंदी का, कहते तो हमारे हक में 80-90% लोग हमारे हक में हैं कि नोटबंदी ठीक है। आने दो 2000 का चुनाव, मोदी जी आपके वो हाल होंगे कि कांग्रेस तो कब्र में पैर लटकाए बैठी है, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी कब्र में दफन नजर आएगी, कोई नाम नहीं लेगा भारतीय जनता पार्टी। कब तक धोखा देते रहोगे? ये भारतीय जनता पार्टी कब तक धोखा देती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैं आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पार्टी के दफन करने की बात कर रहा हूं, स्पष्ट कर दूंगा। मैं किसी व्यक्ति को दफन करने का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश होते हैं, नोटबंदी कर दी। अमित शाह जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे दामन में कोई दाग नहीं। अरे अमित शाह जी, आपके खिलाफ तो सीबीआई जांच चल रही थी, आपकी केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई तो आपको मोदी जी की सीबीआई ने बचा लिया, वरना आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, कहीं और होते, आप कहीं और होते। प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी हैं भारतीय जनता पार्टी के,
3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। कहते हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है। क्या कहने भाई, ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को आपने पदाधिकारी बनाया है और आप कहते हो कि कोई हमारे यहाँ अपराधी नहीं है। अपराधी किसको कहते हैं? आपने वादा किया कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, सबका साथ सबका विकास, 370 लाएंगे। अब उन्होंने नई बात शुरू कर दी है केशव मौर्य ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और चुनाव आयोग के नियमों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, चुनाव में मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर सकता है, धर्म जात की बात नहीं कर सकता है। कल केशव मौर्य जी बोल रहे हैं हम मंदिर बनवाएंगे। मैं तो कहता हूं कि ऐसे आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो हमारा सौहार्द बिगाड़ रहा है। चुनाव आयोग के साथ साथ यहाँ की जो कानून व्यवस्था देखने वाली सरकार है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उनको क्षण भर भी अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या तमाशा है भाई, हम तो भाई की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम हर किसी को लेकर चलते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के क्या कहने, अभी काफी ड्रामा चला, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चला। चाचा ने भतीजे को ठोकर मारी और भतीजे ने चाचा को मारी, और बीच में आपके यहाँ का एक MLC था वो पिट गया, उसकी ठुकाई हो गई बेचारे की, उसको पीट पाट के बराबर कर दिया। समाजवादी पार्टी के MLC है आपके यहाँ का, वो कोई नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी ठुकाई हो गई, वो बेचारा मार खा गया। लेना एक न देना, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जबरदस्ती हीरो क्यों बनवा रहे हैं। वैसे उसके बेचारे की पिटाई हो गई है, वैसे वो सदमे में होंगे, अब नाम लेकर के क्यों मैं उसको करूं। बहरहाल एक MLC की उनकी पिटाई हो गई। इसके बाद क्या हुआ, अब्बा ने बेटे को पार्टी से निकाल दिया। समझ रहे हैं आप, अब्बा ने बेटे को, अब्बा समझ रहे हैं नेताजी, अब्बा ने बेटे को पार्टी से निकाल दिया, तो बेटा ने अब्बा को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। ये ड्रामा चल रहा है, ये कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा क्या है, ये सिर्फ जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी 5 साल तक इसने हुकूमत की, जब पूरी तरीके से फेल हो गई और अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं उसके दामन में दाग ही दाग लग गए, तो एक कोई अमेरिका के कोई विद्वान हैं, उन्होंने सलाह दी कि इस तरीके से पारिवारिक झगड़ा करो, अपने आप बेचारे हो जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की दामन में दाग क्या है मैं भी बताता हूं। अखिलेश यादव जी ने और उनके पिताजी ने 2012 में मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में हम आप लोगों को रिजर्वेशन देंगे। अरे रिजर्वेशन देना तो दूर रहा, क्या रिजर्वेशन का नाम लिया? क्या नाम लिया? अगर नहीं नाम लेना था तो क्या धोखा नहीं दिया? क्यों आपने ऐसा किया? इन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी की आड़ में जो भी बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा और बंद करने वाले अधिकारी को सजा दी जाएगी और उनको मुआवजा दिया जाएगा। खालिद मुजाहिद को जेल से निकाल करके मार डाला, 8 लोगों को कोर्ट ने छोड़ दिया, तो उनको ले जाकर के आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया। हमारे अखिलेश यादव जी, ये दामन में दाग है उनके। और इतना ही नहीं, कहा कि मैं सबका साथ सबका विकास की बात उन्होंने भी की। मेरे साथियों, क्या विकास हुआ इस 5 साल की सरकार में? पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े 400 लगभग तकरीबन 400 दंगे करा दिए गए, 400 दंगे कराए गए। दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते, और ये दंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कराए। दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। अगर दंगे होते होते तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार बनी। एक भी भाई बहन कोई हाथ उठा के बता दे कि एक भी अगर दंगा हुआ हो तो मैं सारी बात वापस ले लूंगा और यहां से चलता बनूंगा, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। एक भी अगर हुआ हो तो बता दो। अगर दंगे होते होते तो हमारी हुकूमत में भी होते। ये दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं, भाईचारा बिगाड़ा जाता है, जिसका BSP को सख्त एतराज है और BSP इसकी निंदा करती है। कितने दंगे हुए आपके इसी मसूरी थाने में, गाजियाबाद के क्या हुआ, कोसी कला में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ,
टांडा में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर और शामली के दंगे ने तो सबको हिला के रख दिया। ये दामन में दाग नहीं और क्या है। और छोड़ो, खालिद मुजाहिद जेल से निकले और मार दिए, तंजील अहमद सीओ बिजनौर में गोलियों से भून दिए गए, जियाउल हक सीओ कुंडा जियाउल हक सीओ कुंडा के थे प्रतापगढ़ के, उनको एक मंत्री के लोगों ने मंत्री के इशारे पे दौड़ा दौड़ा के मौत के घाट उतार दिया। दूर मत जाइए, यही दादरी में अखलाक को जिंदा ईंटों से सर से कुचल कुचल करके मौत के घाट उतार दिया। क्या ये दामन में दाग नहीं? ये अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के दामन में दाग नहीं? इस दाग को छिपाने के लिए ये 1.5-2 महीने ड्रामा किया गया ताकि अखिलेश यादव बेचारे हो जाएं और उनके दामन के दाग धुल जाएं। ये श्री मुलायम सिंह यादव एंड कंपनी की साजिश है। लेकिन हुआ क्या? दामन के दाग न धुलना है न धुलेंगे, न धुलना है न धुलेंगे। हाँ, शिवपाल यादव जी जरूर बलि का बकरा बन गए, उनको निपटा दिया इन्होंने, उनको एक सीट में ले जाकर के महदूद कर दिया कि बस यही रहो भैया, शिवपाल भैया यहां से हिलोगे तो पार्टी के बाहर जाओगे। बेचारे वो मजबूरी में जाके जसवंत नगर विधानसभा में डट गए। क्या कहने साहब, क्या कहने। और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आती, हत्या, बलात्कार, लूट, फिरौती, डकैती, रहजनी, बैंक डकैती, हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल, नाबालिग बेटियों की इज्जत लूट करके उनकी हत्या करके कत्ल करके उनको पेड़ की डालों में टांग दिया गया। यही तो हुआ है ना। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट खसोट, कोई विकास नहीं। कहते हमने बहुत विकास किया। क्या विकास किया? गाजियाबाद को क्या दे दिया? क्या दिया ने आपके जिले को, गाजियाबाद को? कहते हमने बहुत विकास किया। हाँ, एक काम जरूर है समाजवादी पार्टी के लोगों का, दूसरों के मकान में कब्जा करना, दूसरों की जमीन में कब्जा करना, सरकारी जमीनों में कब्जा करना, सरकारी दफ्तरों में कब्जा करना, दूसरों के खेतों में कब्जा करना, दूसरों के प्लाटों में कब्जा करना। एक नया नारा निकला है समाजवादी पार्टी का, आपने सुना नहीं होगा, मैं बता रहा हूं क्या है नारा। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, बचा के रखियो भाई अपना अपना घर प्लाट, वरना काम हो गया। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, बचा के रखना इन लोगों से। मेरे दोस्तों, समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से पुराना अंदरूनी तालमेल गठबंधन है। मैं नहीं कहता हूं, शिवपाल यादव जी ने कहा कि राम गोपाल यादव, उनके बेटे, उनकी बहू को बचाने के लिए जो महागठबंधन बिहार में बनाया गया था, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था, उन्हीं ने बीजेपी के कहने से तोड़ दिया और मुलायम सिंह यादव जी ने बयान दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। बनी किसकी? आपने खुद देख लिया। और श्री मुलायम सिंह यादव का बीजेपी से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं रिश्ता बता रहा हूं रिकॉर्ड के साथ, एक सफाई की हिम्मत हो तो इसका खंडन कर दे। मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। पहली बार मुलायम सिंह यादव जब एमएलए बने तो कब बने? 1967 में बने और इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से बने। किसकी मदद से बने? उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी। जनसंघ की मदद से पहली बार एमएलए मुलायम सिंह यादव जी बने। इसके बाद 1977 में श्री लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह, इन्होंने सबने मिलकर के जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह यादव, उसके साथ साथ कल्याण सिंह, ये एक साथ उत्तर प्रदेश में एक ही मंत्रिमंडल पे पहली बार मुलायम सिंह यादव मंत्री बने। इसके बाद 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुल्क में 2 एमपी होते थे पूरे देश में। 1989 में जब पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी से गठबंधन करके वीपी सिंह जी के साथ चुनाव लड़ा और जिस भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी थे, मुलायम सिंह यादव जी के गठबंधन की वजह से 2 से बढ़कर के 88 एमपी हो गए। 88 एमपी हो गए और मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार एमएलए बने मुलायम सिंह यादव जी तो जनसंघ की मदद से। पहली बार मंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी 1970 में तो भाजपा की मदद से। पहली बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने 1989 में तो भाजपा की मदद से। इनका पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से, आपको समझने की जरूरत है। अब क्या हो रहा है? अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया। कांग्रेस पार्टी क्या है भाई? कांग्रेस पार्टी क्या है?
कभी वो रथ यात्रा निकालती, कभी खाट सभा करती। खाट सभा में लोग उनकी खाटी लेके सब भाग जाते हैं। जहां सभा हुई खाट लेके भाग गए। अब जब उनकी खाटी खड़ी हो गई तो क्या करें, अब वो बैसाखी पे चलने लगी। मजबूरी है भाई, मजबूरी है। अब वो बैसाखी पे चलने लगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक नारा अभी देते रहे। पूरे यूपी में हर जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई। क्या लिखा? 27 साल यूपी बेहाल। 27 साल यूपी बेहाल, यानी 27 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, यूपी बेहाल नहीं, कांग्रेस बेहाल। लेकिन इस बेहाली के लिए गठबंधन तो कर लिया आपने सपा से। इस बेहाली के लिए 27 साल में 11 साल हुकूमत तो समाजवादी पार्टी की रही। अरे जो बेहाल करने वाले लोग हैं उन्हीं से जाके गले मिल रहे हैं। जो बेहाल करने वाले सपाई हैं कांग्रेसी, उन्हीं से गले मिल रहे हैं। क्यों? उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, 403 कैंडिडेट ही नहीं थे। गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने का हमें कोई एतराज नहीं। श्री अखिलेश यादव कर कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास के दम पे हम वोट मांगने जाएंगे, हमको यूपी के लोग बहुत वोट देंगे। अरे भाई 2012 में जब आपने चुनाव लड़ा तो बिना गठबंधन के लड़ा। पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार बन गई, 224 एमएलए आपके जीत गए और सब आपने जो काम किया नहीं था, विकास नहीं किया। बिना विकास के तो आपको 224 मिल गए, और अगर आपने विकास किया है तो आपको और ज्यादा मिल रहा है ना। तो फिर गठबंधन क्यों कर रहे हो? फिर गठबंधन क्यों कर रहे हो? गठबंधन तो वही करता है, सहारा तो वही देता है जो कमजोर होता है। इनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश है, हमको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि 5 साल तक गुंडागर्दी, माफियागर्दी, अपराध के अलावा कुछ नहीं किया है। इसलिए इनको मालूम है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने का मतलब यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। मेरे दोस्तों, हमने विकास के काम किए। उत्तर प्रदेश के हर शहर में 10 लाख मकान मानव श्री कांशी राम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत निर्माण करके बहन कुमारी मायावती जी ने 2-2 कमरे के मकान गरीबों को मुफ्त देने का काम किया। जाति नहीं है उसमें, गरीबों को मुफ्त देने का काम किया। मेरे साथियों, इसके साथ साथ जो लड़कियां जिनकी शादी होनी थी उनको शादी अनुदान देने का काम बहन जी ने किया। 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल और 25,000 रुपए माली मदद देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मेरे दोस्तों, लखनऊ में 1000 करोड़ की उर्दू अरबी फारसी सरकारी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया। हिंदुस्तान में कहीं भी सरकारी अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरे दोस्तों, मदरसा बोर्ड बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मदरसों को ग्रांट में लेने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। यूनानी डायरेक्टरेट बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। अल्पसंख्यक कल्याण डिपार्टमेंट बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। मेरे दोस्तों, सर्व समाज के लिए काम हुआ है। आज मेरे सभी भाइयों से मैं एक निवेदन, एक गुजारिश करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, देखिए, अगर हमने 2014 की तरह अपना वोट बांट दिया, मेरी बात थोड़ा तवज्जो देकर सुनिएगा, ध्यान दे करके, अगर हमने अपना वोट 2014 की तरह बांट दिया तो फिर का प्रस्तावों को इससे भी मदद मिलेगी, इसमें मदद मिलेगी। क्यों? जितना वोट बैंक बीएसपी का अपना है, इतना वोट बैंक किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं है। और बीएसपी के वोट बैंक का, बीएसपी का जो वोट बैंक है उसका सीना फाड़ करके हम देख नहीं सकते, उसका सीना चीर के हम देख नहीं सकते। और अगर बीएसपी के वोट बैंक का सीना चीर के देखा जा सकता होता तो उसके सीने पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हाथी निशान मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये वो है बीएसपी का वोट बैंक। बीएसपी का वोट बैंक हर सीट पे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक है। आप अपना वोट मिला दो, फिरका प्रस्तावकों को तो छोड़ो, किसी और की जमानत नहीं बचेगी, आपकी आप दिखाई देंगे। आप अपना वोट मिला दो, मैं सभी से कह रहा हूं, आप अपना वोट मिला दो। मेरे दोस्तों, इन भाजपाइयों की जमानत जब्त हो जाएगी, ये सपाई कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। मेरे भाई, मेरा दिल कहता है कि आप लोग ऐसा करेंगे, अपना वोट बीएसपी के वोट बैंक के साथ मिलाएंगे, वरना आप यहां नहीं आते। और जितनी तसल्ली से आप बात सुन रहे हैं, इतना तसल्ली से आप बात नहीं सुनते। आपके दिलों में जगह है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल जगह है आपके मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने आज तक किसी के हाथ नहीं जोड़े,
शायद जिंदगी में पहली बार मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मैंने जो भी बातें कही हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जो भी बातें कही हैं अगर वो जायज हैं तो जायज बात मानकर मानूंगा। अगर मेरी बातें जायज हैं तो जायज बात मान करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, मैं आपका एहसान मानूंगा। और अगर बातें नाजायज हैं 2 मिनट में बात खत्म करके बैठ रहा हूं, तो जायज क्या है मुझे बता दीजिए। मैं इस वक्त इसी टाइम पे आपके साथ चल के आपकी जायज बात मानूंगा, चाहे जो जायज बात हो मैं मानूंगा। लेकिन अगर जायज बात होती हुए भी नहीं मानना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि नहीं मानना, लेकिन मुझे अपना जुमला पूरा करना है, मुझे अपना जुमला पूरा करना है। अगर मेरी जायज बात होते हुए भी नहीं मानना तो मैंने अहद कर लिया, मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जितनी जिंदगी बची है सारी की सारी जिंदगी जब तक एक एक भाई एक एक बहन को बीएसपी से नहीं जोड़ दूंगा मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं किससे कहने जाऊं, मैं किससे कहने जाऊं भाई? आप सभी मेरे अपने अपनों से कह रहा हूं, आपको हमसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग साथ देते हैं जैसा कि पूरे आप लोग तैयार हैं साथ देने के लिए, तो मेरे दोस्तों फिर यहां से गाजियाबाद सीट से दूसरी बार श्री सुरेश बंसल जी एमएलए बन के विधानसभा में पहुंचेंगे जो आपके साथ है। और जब ये एमएलए बनेंगे तो फिर 5वीं बार पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। और जब बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी उसके बाद क्या होगा? श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश छोड़ के गुजरात भाग जाएंगे, यहां दिखाई नहीं देंगे। श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश छोड़ के गुजरात भाग जाएंगे। भाई अगर ये अच्छा लगता है तो हमारी मदद करो। आज भी के साथ कह रहे हैं, आप लोग तैयार हैं भाई? दूसरी बार एमएलए बनाने के लिए भाई, बड़े भाई हैं हमारे, तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।